हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, ये हमारी सिक्स सेमेस्टर की सेकंड बुक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने ये हमारी सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने, हालांकि चैप्टर तो हमारा अभी वही है, बेसिक्स है। बेसिक्स का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग ये चैप्टर भी ख़त्म कर लेंगे, यानी एक चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जिसकी वजह से हमारा आई यानी आयोटा बोल सकते हैं, इमेजनरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोगों ने उसमें उसका मॉडुलस वैल्यू, एम्पलीट्यूड या अपना आर्ग्यूमेंट ये निकालना सीखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखा था, उसका ज्योमेट्रिकल रूप देखा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में कवर की थी। अब उसके बाद आती है उसी का फंक्शन, मतलब उसका फंक्शन कैसे। अभी तक हम लोगों ने रियल फंक्शंस पढ़े थे, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग रियल की बात करते थे, एक डोमेन और एक कोडोमेन होता था बच्चों, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। वहाँ पे रियल से रियल में जाता था मैक्सिमम। मैक्सिमम रियल से रियल का मतलब क्या है, कोई भी एक नेचुरल या उससे भी छोटे भी सेट हमारे हुआ करते थे, लेकिन सब के सब एक तरीके से रियल ही होते थे। अब हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर हमें आर की बात नहीं करनी है, यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स की मैपिंग की बात करनी है। मतलब एक फंक्शन ऐसा लगाना है बच्चों जो कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से जोड़े। मतलब अगर मैं बात करूँ आपको, मैं ऐसे कहूँ, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये उधर जा कर के एक नए फंक्शन, या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे जोड़ने में मुझे f लगाना पड़ेगा, तो ये z जो होगा वो एफ जेड बन जाएगा, है ना। एफ जेड बन गया। और एफ जेड को आप ये लिखो, वैसे यहाँ पे एक नोटेशन और होता है, एफ जेड को डब्ल्यू भी लिखते हैं, या एफ जेड लिखो या आप डब्ल्यू लिखो, यानी एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हो रहा है, एक मैपिंग हो रही है, या आप इसी को एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई लिख लो, ठीक। अभी तक किसी रियल नंबर से रियल नंबर में जाता था, अब क्या आ रहा है, अब हमारा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब वो मैपिंग किस तरीके से हो रही है, वही चीज़ हमें यहाँ पे सीखना है। तो देखिए, समझते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी और अपने को दिमाग में होनी चाहिए कि जब दो तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब डोमेन में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो उसे हमें एक्स और वाई एक्सिस पे डिनोट कर दे रहा हो। जैसे ये पॉइंट हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक्स कोमा वाई। ये हमारा कनेक्ट किस पे हो रहा है, इसे z प्लेन बोलेंगे, नाम सुन लीजिए, इसे z प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं z की जगह पे। और यहाँ पे जब आप इसे ले जा करके एक मैपिंग कर दे रहे हैं दूसरे एफ जेड पे, तो ये हमारी नई एक एक्सिस बन गई u और v, मान लेते हैं, ठीक। तो हमारा जो मैपिंग आया वो एफ जेड हो गया, और एफ जेड बोलो, चाहे आप उसे एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई बोलो, ठीक। एक चीज़ और बोल सकते हो आप, चाहे आप उसे एक चीज़ और, यानी u प्लस आई वी भी बोल सकते हो। भाई उधर जा करके भी तो वो एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही मैच होगा ना। वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक्स प्लस आई वाई तो नहीं लिखेंगे, तो हमने एक नया वेरिएबल u प्लस आई वी ले लिया, ठीक है। इसे हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसे डब्लू प्लेन बोलते हैं, डब्लू से भी लिखते हैं और इसे z से लिखते हैं, तो ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मैच करता है, ठीक। अब एक बात समझते हैं। देखिए, इफ़ हमारा जो z है वो x प्लस आई वाई है बच्चों, तो जो हमारा w होगा, मतलब जो इसी का ही फंक्शन होगा, f ऑफ z होगा, वो हमारा u प्लस आई वी कह सकते हैं आप, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग, वेयर u जो होगा, खुद में u जो होगा बच्चों, वो u x और y का फंक्शन होगा, एंड v भी एक्स और वाई का ही फंक्शन होगा, क्योंकि भाई उसी से बनेगा ना। मैपिंग तो उन्हीं में ही आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन कर करके ही तो बनती है ना, कॉम्बिनेट करके। अगर आप वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, अगर आप ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं, होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो यूनी से बनने वाला है। तो यहाँ जो डब्ल्यू मिला, इसी डब्ल्यू क्या बोलते हैं, डब्ल्यू इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसी डब्ल्यू को ही बोलते हैं,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अगर एफ जेड की वैल्यू हमारी जेड स्क्वायर के इक्वल आ जाए, मतलब ये ऐसी मैपिंग है जो जेड को उसी के ही स्क्वायर से मैप करती है, तो हमारा ये एफ जेड जो है उसका रियल और इमेजनरी पार्ट बताना है अपने को। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। वही सिंपल तरीका है, हमको पता है कि जेड क्या होता है, वी हैव जेड जो होता है भाई वो एक्स प्लस आई वाई होता है। एफ ऑफ जेड निकालना है आपको, ठीक है। एफ ऑफ जेड क्या होगा भाई, एफ ऑफ जेड अभी हम लोगों ने सीखा यू प्लस आई वी होता है जो कि डब्ल्यू के इक्वल होता है, और इसने एफ ऑफ जेड को ही जेड स्क्वायर के इक्वल किया है ना, बिकॉज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड जेड की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं एक्स प्लस आई वाई होती है, का स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर लीजिए भाई, ओपन कर लीजिए, आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो जब ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और जब बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस आई ले लीजिए और 2xy कर लीजिए। ठीक है, तो रियल और इमेजनरी अलग अलग होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो u के सामने इसने यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और v के सामने हमारा 2xy आ गया। तो आप देख सकते हैं रियल पार्ट क्या हो गया, इसी को रियल पार्ट बोलते हैं, यानी रियल w बोले, रियल ऑफ w बोले, इसे ही हम लोग u कहते हैं, है ना, इज इक्वल टू u, और इमेजनरी ऑफ w बोले तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, और v और u की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल दी है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और अच्छे अच्छे करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है कि डिटरमाइन द रीजन ऑफ द जेड प्लेन फॉर दिस। एक इनइक्वालिटी दी है, उसके लिए हमें रीज़न चाहिए। तो चलिए देखते हैं रीज़न क्या होगा, क्या बन के आएगा, कुछ ऐसा कोई ऐसा शेप बन के आएगा। रीज़न मतलब क्षेत्र होता है या शेप होता है, शेप खुद ब खुद बता देता है कि कितना क्षेत्र हम लोग को लेना है। तो कुछ नहीं, बिकॉज वी नो दैट कि जेड जो होता है बच्चों वो एक्स प्लस आई वाई होता है, रख दीजिए। तो ये हो गया एक्स प्लस आई वाई -1, मॉडुलस वैल्यू निकालें इसकी, एक्स प्लस आई वाई और +1, है ना, लेस देन इक्वल टू 3। आपको पता है मॉडुलस वैल्यू क्या करता है, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी का स्क्वायर कर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रियल अपना x-1 था टोटल, और प्लस का इमेजनरी पार्ट तो वाई स्क्वायर था, और इधर में देखें तो ये भी वही चीज़ है, x+1 होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3। एक काम करते हैं, जब आप होल स्क्वायर ओपन करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई रूट को हटाना पड़ेगा, है ना, रूट को हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं एक पार्ट को उधर भेज दे रहा हूँ जिससे कि ये ईजी हो जाए, ठीक है, और दोनों साइड स्क्वायर भी कर देता हूँ। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप, इसको उधर भेजने के बाद ये आपने उधर भेजा भी और स्क्वायर भी कर दिया, उधर गया 3 माइनस अंडर रूट x+1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाने के लिए, जिससे कि कोई एग्जैक्ट इक्वेशन तो बने, जिससे कि पता चले कौन सा रीज़न है। ठीक है, अपने स्क्वायर भी कर दिया, मैंने लिखा नहीं, आप लिख दीजिएगा वहाँ पे कि बोथ साइड स्क्वायरिंग या जो भी है, ठीक है ना। स्क्वायर किया आपने तो लेफ्ट हैंड साइड में x-1 होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर 9 था, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो भाई वो तो रूट के अंदर जो भी चीज़ थी उसका मैं स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, x+1 होल स्क्वायर था प्लस का वाई स्क्वायर था, और -2a भी करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, और अंडर रूट में एक बारी फिर से वही चीज़ लिख दी जाएगी। तो सही बात है भाई, दो ठो जब अंडर रूट में होते हैं ना तो यही दिक्कत होती है कि एक बार आप स्क्वायर करोगे ना तो दोबारा भी एक बारी आपको करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो इन सबको एक तरफ कर लेंगे, सिर्फ एक अंडर रूट वाला एक तरफ रखेंगे, जिससे कि दोबारा स्क्वायर करने में तो दोनों तरह का अंडर रूट हट जाए। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, सब कुछ कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे एक 2x बचेगा। थोड़ा सा सॉल्व आप कर लीजिएगा, ठीक। और राइट हैंड साइड पे आपका लेस देन इक्वल टू 9 + 2x - 6 टाइम्स अंडर रूट x+1 होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा, ये 6 है बच्चों। अब और भी सॉल्व कर लेंगे पूरा एट लास्ट, तो ये बन जाएगा 4x प्लस -4x, भाई 2x को इधर लाओगे, -9 लेस देन इक्वल टू -6 अंडर रूट, ये सेम चीज़ x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
आपको पता है दोनों साइड से जब भी इनइक्वलिटी में माइनस साइन हटाते हैं तो वो क्या होता है भाई, इनइक्वलिटी को चेंज कर देता है। अगर दोनों तरफ से माइनस तो ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर कर लेते हैं, 2 बारी हो गया भाई, रूट बचा ना, अगेन आप स्क्वायर कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ भी लिख दिया स्क्वायरिंग, ठीक है। अब अगेन स्क्वायर आप करोगे तो भाई पूरा सॉल्व कर लेंगे, और पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा हमें, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 20x² हमें मिल जाएगा, 20x² प्लस 36y² और अपना लेस देन इक्वल टू 45। सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब मैं ये सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ। इसके आगे करें तो 45 से डिवाइड कर दीजिए, 20/45 x² प्लस 36y² लेस देन इक्वल टू 1। आप देख पा रहे होंगे तो शायद ये थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। अब इसे डिवाइड करोगे तो x² 9/4 हो जाएगा, पूरा कैंसिल करने के बाद 5 से कैंसिल कर लिया मैंने, और यहाँ पे भी 9 से कैंसिल कर दिया, तो y² 5/4 हो गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये इलिप्स का शेप है बच्चों, ठीक है। और इलिप्स का तो शेप सही बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इलिप्स का शेप तो है, अजीब सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखिए अब इलिप्स तो है, आपको पता है इस इलिप्स में जो हम लोग एंड पॉइंट्स निकालते हैं वो इसकी मदद से निकालते हैं जो नीचे लिखा रहता है। अगर जो नीचे लिखा है यहाँ पे देखिए, अगर ये a² होता तो ये 3/2 निकल के आता, तो इसके एंड पॉइंट्स जो हैं ये वाले क्या निकल के आते, 3/2, 0, ठीक है, 3/2, 0 यहाँ निकल के आता, और यहाँ पे क्या निकल के आता, -3/2, 0, है ना। यहाँ पे क्या निकल के आता बच्चों, यहाँ पे ये तो y पे होता है भाई, तो 0, √5/2 निकल के आता ये, और ये क्या निकल के आता, ये अपना आता 0, -√5/2। क्वेश्चन में रीजन आपसे पूछा था कि कौन सा क्षेत्र है, लिखेंगे द रीजन इज एन इलिप्स। एक रीजन जो है जो क्षेत्र बना वो हमारा एक इलिप्स बना, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, सिंपल है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, मतलब थीटा भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए। तो कोई बात नहीं, लेट कर लेते हैं इसको, पहले लेट तो कर लो आप, लेट करके इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये z था यहीं पे ही, z मान लेते हैं अगर, तो उसको सॉल्व करते हैं। 1 + 2i लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो पहले, 1 - i होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा भाई 1 - 1, और i² की वैल्यू हो जाएगी -1, और ये हो जाएगा +1, और -2i तो +2i हो जाएगा। तो इतना सॉल्व तो मैंने कर लिया, 1 से 1 कैंसिल भाई हो गया, तो ये अपना बन गया 1 + 2i और होल अपॉन 1 + 2i, सेम आ गया, तो पूरा कैंसिल होके 1 आ गया। देखिए ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक रियल है, मतलब ये प्योरली रियल नंबर हो गया। नहीं ऐसे नाम लिया जाता है, जब इमेजनरी पार्ट 0 हो जाता है उसके प्योरली रियल नंबर बोलते हैं, और रियल पार्ट 0 हो जाता है तो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो z = 1 हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अब अगर आप इसका मॉड लेते हैं, जिसे मॉडलेस वैल्यू कहते हैं, तो mod 1, भाई mod 1 में क्या है, इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो रूट लगाओगे आप, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, कुल मिला के आ जाएगा 1, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा क्या हम इसको 1 को 1 + 0i लिख सकते थे बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे, क्योंकि 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, 0 × i। अब अगर हम कहें भैया चलो tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y/x होता है, जिसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। y हमारा है 0 और x हमारा है 1। तो आप जरा इसको थोड़ा सा रिलेट करो बच्चों, ये तो 0 ही आ गया ना, फिर तो 0 ही तो हो गया, 0,1 मतलब 1,0 एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहीं पड़ जाएगा। और यहाँ पे एक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, स्टार्ट तो 0 से होती है ना, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, tan थीटा की वैल्यू tan 0 के इक्वल आ गई, और यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, यानी आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं उसकी वैल्यू आ गई 0 डिग्री। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेफिनेशन, चलिए उनको पढ़ते हैं। अब देखिए भाई हाफ प्लेन क्या होता है, ठीक है। हाफ प्लेन, देखिए 4 तरीके के हाफ प्लेन होते हैं, सभी को पता है।
मतलब वैसे नहीं पता है, लेकिन फिर भी अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि आपने जाना जाना सा लग रहा है, जाना पहचाना सा। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो हमने पूरी दुनिया के 4 भाग किए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बना करके, तो ये जो ऊपर का पार्ट आप देख पा रहे हो, एक सेकेंड, देखिए ये जो ऊपर का पार्ट आप देख पा रहे हो इधर वाला, ठीक है, ये जो पार्ट है डॉटेड वाला, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये है अपर हाफ। ठीक, अभी नाम भी बताता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद ये देखें अगर आप नीचे का, तो ये है लोअर हाफ प्लेन हो गया। ठीक, उसके बाद देखें अगर आप, ये हो गया अपना लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया, सॉरी राइट हाफ प्लेन हो गया, और ये अपना क्या हो गया, लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया। आ रही बात समझ में? इन सब की हम लोग के बारे में एक छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंस है वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसे बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हाफ, सॉरी अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन बोलते हैं इसे। ठीक, इस केस में हमेशा इमेजिनरी पार्ट जो होगा बच्चों, जो z का इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये है हमारा लोअर हाफ। ठीक है, इसके केस में हमारा इमेजिनरी पार्ट हमेशा लेस देन होगा। ध्यान से रख, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ये हमारा राइट हाफ प्लेन है। ठीक, इसके केस में रियल पार्ट हमारा जो होगा z का, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। और जो हमारा ये लेफ्ट हाफ प्लेन है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, लेफ्ट हाफ, इसके केस में रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो लेस देन 0 होगा। इतना क्लियर है भाई? अब चलिए हम लोग कर्व की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कर्व के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, लेकिन वो रियल कर्व हुआ करते थे। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कर्व की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए भाई, कर्व क्या होता है यहाँ पे इस केस में, सिंपल सा, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर हमारा कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो किसी t पर डिपेंड करता है, t एक हमारा पैरामीटर है, तो अगर हम जो x और y लिखा करते थे, x और आई वाई लिखा करते थे, वो दोनों के दोनों भी t पे डिपेंड करने लगे, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। जहाँ पे जो हमारा t है, भाई कर्व बना रहे हो ना, तो कोई ना कोई बाउंड्री तो होगी, किसी वैल्यू t0 से लेकर t1 तक जाती है अगर, तो ये एक कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट विल शो कॉम्प्लेक्स कर्व, ये कॉम्प्लेक्स कर्व हमें शो करेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कर्व डिपेंड्स, अभी तक क्या था कि हमारा z जो था वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन t हमारा एक पैरामीटर अगर आ गया तो t पे डिपेंड करने वाला है, विच डिपेंड्स ऑन अ सिंगल पैरामीटर t। ठीक है, सिंगल पैरामीटर t, ओके, t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये तो सिंपल सी बात है, इसका एक ठो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये हमारी x और y एक्सिस हो गई। हमने क्या किया भाई, हमने एक कर्व बनाया विच इज़ लाइक दिस, ऐसे, और हमारा ये जो टिप है इसका वो t0 पे है, और ये जो है हमारा वो t1 पे है, हमारा ये कर्व है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कर्व समझ लेते हैं, कैसे कैसे कर्व होते हैं। देखिए भाई, टाइप्स ऑफ कर्व में सबसे पहला कर्व जो है हमारा है वह क्लोज्ड कर्व, नाम से जाहिर है। ठीक है, तो नाम से जाहिर है, तो बस खाली ऐसे बना के आपको दिखा देता हूँ। क्लोज्ड कर्व कैसे होने चाहिए भाई, जो पूरी तरीके से बंद हो। अब वो ज़रूरी नहीं है परफेक्टली सर्कुलर हो, एलिप्टिकल हो, ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं। लाइक अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे बनाया मैंने, ऐसे करके बस ला करके इसको जोड़ दिया मैंने, ये कर्व कैसा है, क्लोज कर्व है। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसा कर्व है, या उससे भी पहले एक और क्लोज कर्व आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक ये भी क्लोज कर्व था, और एक क्लोज कर्व आप यहाँ पे भी देखिए, कुछ इस तरीके से, ऐसे भी हो सकता है क्लोज कर्व। देखिए,
कुछ इस टाइप से, ऐसे डंबल बना दिया ऐसे करके, क्या ये क्लोज नहीं है? बिल्कुल क्लोज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्लोज नहीं है, क्लोज है ये, ठीक है। लेकिन इनकी भी टाइप हैं, क्या? सिंपल क्लोज और मल्टीपल क्लोज। तो ये वाला क्या था हमारा? सिंपल क्लोज था, ध्यान सुनिएगा, नाम लिख दे रहा हूँ मैं इसी में ही, इसका नाम है सिंपल क्लोज, इसे बोलेंगे आप सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। और ये है हमारा मल्टीपल क्लोज कर्व, भाई एक से ज़्यादा जगह क्लोज हुआ है ना, मल्टीपल क्लोज्ड कर्व। ठीक बच्चों, इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए हम लोगों को सर्कल की इक्वेशन पढ़नी है कॉम्प्लेक्स के रूप में, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब मैं, अभी तक तो हम लोग जानते थे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी 2D में सर्कल की इक्वेशन है, जो कि आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स में या एनडीए या सीडीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते थे, यूपीएससी के मेंस में अगर आपने मैथ्स लिया है तो उसमें भी पूछे जाते थे। तो उसी, वो तो रियल था। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स में उसका कैसे क्या समझेंगे कि भाई किस तरीके से इक्वेशन समझेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, अब मैंने एक सर्किल बना लिया, ठीक है। अब सर्किल का एक रेडियस मैं ले रहा हूँ जो कि फिक्स है। अभी तक हम लोग रेडियस हमेशा आर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे रो लेंगे। और इसका जो सेंटर है बच्चों, सेंटर अभी तक जैसे आप पॉइंट लेते थे वैसे यहाँ भी लेना है, सी सेंटर ले लिया, लेकिन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो जेड नॉट, ठीक। और जो यहाँ पे आप एक वेरिएबल पॉइंट लेने वाले हो उसे भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे। अब आपको पता है कि हम लोग ने जो वहाँ पे प्रूव करते थे वो यही प्रूव करते थे, जो फिक्स पॉइंट है यानी सी, उससे वेरिएबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो और हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं हेयर सी जेड नॉट सेंटर है हमारा, कैसा सेंटर है? कॉम्प्लेक्स सेंटर है, थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटर है, ठीक। और उसके बाद जो हमारा पी जेड है वो हमारा एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पॉइंट है हमारा। कॉम्प्लेक्स बोलना जरूरी नहीं है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। हम सी पी अगर निकालना चाहें, सी से पी तक की डिस्टेंस, तो सिंपल से एक काम ये तो करना पड़ेगा, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड ले लो, इनसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उनका मॉड ले लो, और यही हमारा रेडियस के इक्वल है। तो जो ये आपका इक्वेशन आएगा ना बच्चों, इक्वेशन 1 जो बनेगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा कॉम्प्लेक्स नोटेशन में। इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन 1 इज द रिक्वायर्ड सर्कल। ये वही सर्कल है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में निकालने की बात कर रहे थे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। कॉम्प्लेक्स में हालांकि एक दो तीन चीज़ें और बची हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बची है, छोटी छोटी बात है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का की स्टार्टिंग में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका एनालिटिक फंक्शन है, जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है हमारा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स का ही है, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। उसमें भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉची रीमन इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिटिक फंक्शन के लिए। एनालिटिक फंक्शन बोलो, रेगुलर फंक्शन बोलो, या होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलो, कई सारे नाम हैं, ठीक है। सारे नाम आपको बताए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। मेनली चैप्टर नंबर 2 से ही आपकी बीएससी की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एमसीक्यू आप जानते हो कि ये लोग कहीं से भी बना देते हैं, तो एमसीक्यू के लिए भी फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। मेनली 2 एमसीक्यू तो मिल ही जाएंगे आपके फर्स्ट चैप्टर से, जितना हम लोगों ने पढ़ा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बस, बहुत जल्द ही आपका इसमें तो 2 ही वीडियो में कवर हो गया, जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रहा है उसका एक और वीडियो आएगा और वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और लगभग आई थिंक 50 पेज की पीडीएफ है जो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे लास्ट वीडियो पढ़ते ही हम लोग इसे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी हैंड रिटन पीडीएफ हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं बच्चों, जो मैं वीडियो में नहीं करा पाया, उसमें सोल्यूशन उसमें दिए होते हैं हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल है, आराम से डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो टीचिंग एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं, DSSB के TGT या PGT, जो भी आपके बड़े
घर के होंगे या जो भी आपके दोस्त अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उनको आप सेंड कर सकते हैं हमारे वीडियोस, जो स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है मैंने DSSB की, आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। हालांकि BSc के ही कई सारे MCQs हैं उसमें, लेकिन वो सारे के सारे आपके उसके सिलेबस के ही हैं। और भी मैं वीडियो उसकी स्पेशली DSSB TGT और PGT या UP TGT PGT या RPSC, जो जहाँ जहाँ पे टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सब की वीडियोस अभी ऐड करने वाला हूँ, धीरे धीरे ऐड हो जाएंगी। और नो डाउट वो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्टकट के साथ होंगे, जो कि आपको आपका समय बचाएंगे, आप फटाफट से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस का, न्यूमेरिकल एनालिसिस का तो फिलहाल लास्ट वीडियो है, उसके बाद नया चैप्टर आएगा, कॉम्प्लेक्स का नया चैप्टर। ओके, अपने चैनल पे मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।